15 फरवरी 2024 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सुविधा इस देश से खत्म की जाती है। चुनावी चंदा है या काला धंधा है? Term effect on our electoral democracy. The Supreme Court has struck down the electoral bond scheme. The Supreme Court has struck down electoral bond. एक बात तो एकदम क्लियर है कि 6 साल पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने की मंशा से तो नहीं लाई गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी सुविधा थी जिसके माध्यम से कोई भी कंपनी, संस्था या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी को कितना भी चंदा दे सकता था। आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक, एफडी, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। इसे 2017 में तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में मनी बिल बना के पेश किया था। अब मनी बिल इसलिए बनाया गया क्योंकि मनी बिल में राज्यसभा का हस्तक्षेप नहीं होता, इसे केवल लोकसभा से पास करा के इस बिल को कानून बना दिया जाता है। और उस टाइम जब लोगों ने पूछा कि इस सिस्टम की जरूरत ही क्या है, तब सरकार ने जवाब दिया कि चुनावों के टाइम जो हैवी कैश यहाँ से वहां होता है, राजनीतिक पार्टियों के पास आता है, इसे रोकने और इसका डिजिटलाइजेशन करने के लिए हम ये सिस्टम ला रहे हैं। और दूसरा कारण बताया कि इस सिस्टम के आने से चुनावी चंदा की कलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। तीसरा कारण बताया कि इस सिस्टम के आने के बाद जो चुनावी चंदा इकट्ठा होता है, जो पहले कैश में इकट्ठा होता था, बैंक की कोई भागीदारी नहीं रहती थी, इस सिस्टम से बैंक की भी इसमें भागीदारी होगी और ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और चौथा कारण बताया कि इस सिस्टम की मदद से हम डोनर की आइडेंटिटी छिपा सकते हैं। लेकिन क्यों छिपाना? ताकि उस डोनर को कोई दूसरी पार्टी या दूसरा पॉलिटिशियन परेशान न कर सके कि यार तुमने उन्हें इतना चंदा दे दिया, हमें भी चंदा दो। इस सिस्टम के आ जाने से दानदाताओं को इस टाइप की परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। 2017 के बाद यह सिस्टम काम करने लगा और देश के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक और कई अमीर लोगों ने राजनीतिक पार्टियों को अपने हिसाब से चंदा देना शुरू कर दिया। इसमें उनकी आइडेंटिटी छिपी रहती थी, लेकिन पार्टियों के पास पैसे अंधाधुंध पहुंच रहे थे। ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? आसानी से समझिए। तो किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती ना, तो पैसे कहां से आते हैं पार्टी के पास? देश के बड़े बड़े उद्योगपति और कॉर्पोरेट सेक्टर के मालिक इन राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए पैसे देते हैं, फंडिंग करते हैं। पैसे लेन देन की इसी व्यवस्था को इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी चंदा नाम दिया गया। लेकिन कुछ लोगों को चुनावी चंदा लेने का यह तरीका पसंद नहीं आया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन दायर की, जिनमें से प्रमुख है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, दूसरी है कांग्रेस लीडर जया ठाकुर और तीसरी है पार्टी सीपीआईएम। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड मतदाता के राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन करता है। उन्होंने कहा कि वोट देने वालों को आखिर ये तो पता रहना चाहिए ना कि उनकी पसंदीदा पार्टी और पसंदीदा नेताओं की ये चमक, ये दमक आखिर कहां से है। ये चमक, ये दमक फूले वन में महके, ये चमक, ये दमक। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड देश में लोकतंत्र और इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी को खत्म करता है। वोट देने वालों को ये पता ही नहीं चल रहा कि ज्यादा बड़े दानदाताओं को कहीं ज्यादा बड़ा मुनाफा तो नहीं दे रही है सरकार। तीसरा, उन्होंने बताया कि इस सिस्टम के माध्यम से कोई भी सेल कंपनी इन पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग कर सकती है। ये तो देश के लिए खतरा हो गया। और जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी इन बातों पर गौर किया, तब पाया कि यार बात तो सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी समझने की कोशिश की, तो पाया कि जिस ट्रांसपेरेंसी के नाम पर इस सिस्टम को बनाया गया था, इसी सिस्टम की वजह से ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पहले के नियमों के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी, कोई भी प्रॉफिटेबल कंपनी अपने प्रॉफिट का केवल 7.5% ही पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग में इन्वेस्ट कर सकती थी, वो भी इसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता था। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, कंपनी एक्ट में संशोधन कर दिया और लिख दिया कि कोई भी कंपनी, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो या ना हो, चाहे उस कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन सही हो या ना हो, सेल कंपनी हो या ओरिजिनल कंपनी हो, जितना चाहे 100% तक दान कर सकती है। लेकिन सरकार को आखिर ऐसा करना क्यों पड़ा कि नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी भी सरकार को चंदा दे रही है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर खूब अच्छे से जांच पड़ताल की और 5-6 साल के बाद अपना फैसला इंग्लिश में सुनाया है। लेकिन मैं आपको हिंदी में, आसान भाषा में, आपकी और हमारी भाषा में आसानी से समझाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहला फैसला सुनाया कि नागरिकों का हक बनता है कि वे जाने कि उनकी पसंदीदा पार्टी और नेता को कौन और कितने पैसे दे रहा है। ये ओपन गवर्नेंस का एक हिस्सा होता है। और दूसरा, वोटर्स का ये हक है कि वे जाने कि कहीं मोटी रकम देने वाले दानदाताओं को सरकार गैर कानूनी तरीके से मोटा मुनाफा तो नहीं दे रही है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कंपनी एक्ट में संशोधन करके इस सिस्टम को लाया गया था, इसलिए कंपनी ने उस संशोधन को स्ट्राइक डाउन कर दिया, मतलब उस संशोधन को ही निरस्त कर दिया और कहा कि कंपनी एक्ट इस संशोधन से पहले जैसा था एज इट इज वैसा ही रहेगा। लॉस मेकिंग कंपनियां अब पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग
नहीं कर सकेंगे। सरकार ने कहा था कि इस सिस्टम के माध्यम से दानदाता यानी कि डोनर की आइडेंटिटी छिपी रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ऐसा कुछ नहीं है। उस इलेक्टोरल बॉन्ड में एक यूनिक आइडेंटिटी कोड लिखा होता है, जिससे सरकार ये ट्रैक कर सकती है कि किस डोनर ने कितने पैसे दिए हैं। ये तो हो गए फैसले। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ आदेश दिए हैं। वे आदेश क्या हैं? पहला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज और अभी यानी कि 15 फरवरी से इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करना बंद कर दे। और दूसरा आदेश सुनाते हुए कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानकारी व्यवस्थित करे कि इन्होंने 12 अप्रैल 2019 के बाद कितने बॉन्ड कब और किसे बेचे हैं। तीसरे आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस पार्टी ने कब और कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड इन कैश कराए हैं, इसकी जानकारी भी व्यवस्थित करें। चौथा आदेश सुनाते हुए कहा कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड बिक चुके हैं लेकिन अभी इन कैश नहीं कराए गए, उन सभी को एसबीआई अपने पास वापस मंगा ले। और पांचवें आदेश में कहा कि 6 मार्च 2024 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सारी जानकारी भारत के निर्वाचन आयोग को सौंप दे। और छठवें आदेश में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पूरी जानकारी को 13 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट में अपलोड कर दे। अब देखना यह होगा कि क्या 6 मार्च तक एसबीआई ये सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन को भेजता है या नहीं, और फिर 13 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पूरी जानकारी को अपनी वेबसाइट पर पब्लिक के लिए अपलोड करता है या नहीं। लेकिन अभी जो हम कर सकते हैं वो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तारीफ कि बिना किसी दबाव के उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और इतनी ज्यादा बहुमत वाली सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले को उसमें गलती ढूंढी और उसे असंवैधानिक करार दिया। इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि देश का कानून और देश का संविधान सर्वोपरि है। ऐसा मैं मान रहा हूं कि यदि आपने हमारा ये वीडियो यहां तक देखा तो आपको ये पूरा मसला आसानी से समझ में आ गया होगा। अब यदि आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।